यह अध्याय एक दिलचस्प कहानी के साथ शुरू होता है जिसमें रशीदा को दिखाया गया है। अखबार पढ़ते समय उसकी नजर 100 साल पहले शीर्षक पर पड़ती है। यह उसके मन में जिज्ञासा पैदा करता है और वह सोचने लगती है कि हम इतने साल पहले घटी घटनाओं को कैसे जान सकते हैं। क्या उस समय के लोग हमारे जैसा ही जीवन जीते थे? रशीदा का प्रश्न नामक खंड ऐतिहासिक पद्धतियों और ऐतिहासिक ज्ञान की प्रकृति की खोज में एक आकर्षक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। एक सदी पहले की घटनाओं को समझने के बारे में रशीदा की जिज्ञासा उस मूल प्रश्न को दर्शाती है जो इतिहास के क्षेत्र को गति प्रदान करता है, हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। यह खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा उन घटनाओं के पुनर्निर्माण के तरीकों की गहन जांच की नींव रखता है जिनके कोई जीवित प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। यह पाठकों को ऐतिहासिक जानकारी के विभिन्न स्रोतों और उनकी व्याख्या में उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। एक समकालीन परिदृश्य से शुरुआत करते हुए रशीदा का एक समाचार पत्र पढ़ना और ऐतिहासिक ज्ञान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, यह खंड पाठकों को खोज की प्रक्रिया में शामिल होने और इतिहास की हमारी समझ को मजबूती देने वाले साक्ष्यों के बारे में समीक्षात्मक रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। रशीदा का प्रश्न वर्तमान और दूरस्थ अतीत के बीच की दूरी को कम करने की चुनौती को समेटे हुए है। यह मान्यता देता है कि हाल की घटनाओं को जीवित लोगों द्वारा याद या आधुनिक माध्यमों से कैद किया जा सकता है, लेकिन हम समय में जितना पीछे जाते हैं, हमें भौतिक साक्ष्यों और लिखित अभिलेखों पर उतना ही अधिक निर्भर होना पड़ता है। इस प्रकार यह खंड केवल रशीदा की जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, यह हम सभी की अपने अस्तित्व के मूल और समय के साथ मानवता की यात्रा को समझने की स्वाभाविक जिज्ञासा के बारे में है। इस खंड का महत्व इतिहास के अध्ययन में रुचि पैदा करने की इसकी क्षमता में निहित है, जो पाठकों को सवाल उठाने, खोजबीन करने और इतिहासकारों द्वारा हमारे अतीत की कथा को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली जटिल प्रक्रियाओं की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ऐतिहासिक जांच की यात्रा पर निकलने का आह्वान है, जो एक साधारण प्रश्न से शुरू होती है और मानव सभ्यता की एक व्यापक पड़ताल के रूप में सामने आती है। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं नामक खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐतिहासिक ज्ञान के क्षेत्र और अतीत का अध्ययन करके प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी के प्रकारों को रेखांकित करता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें मानव अनुभवों और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह खंड हमें बताता है कि हम प्राचीन लोगों की आहार संबंधी आदतों, पहने जाने वाले कपड़ों के प्रकार और उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं के बारे में जान सकते हैं। यह भौतिक संस्कृति से परे जाकर पिछले समाजों के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल करता है, जैसे कि विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की भूमिकाएं और जीवन, जैसे कि शिकारी, चरवाहे, किसान, शासक, व्यापारी, पुजारी, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिक। ऐतिहासिक अनुभवों की विविधता को उजागर करते हुए यह खंड सदियों से मानव जीवन की व्यापकता को रेखांकित करता है। यह हमें अतीत की मनोरंजक गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी प्रेरित करता है, जिसमें बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल, उनके द्वारा सुनी जाने वाली कहानियां, देखे जाने वाले नाट्य नाटक और उनके द्वारा पसंद किया जाने वाला संगीत शामिल है। इस खंड का महत्व यह बताने की इसकी क्षमता में निहित है कि इतिहास बहुआयामी है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में गहरी जानकारी प्रदान करता है। यह ऐतिहासिक जांच के विस्तार और विभिन्न स्रोतों, जैसे कि पांडुलिपियां, शिलालेख और पुरातात्विक साक्ष्य को बताकर शेष दस्तावेज के लिए मंच तैयार करता है, जिनका उपयोग इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत के पुनर्निर्माण के लिए करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यह समझना ऐतिहासिक अध्ययनों की जटिलताओं को समझने और यह स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा वर्तमान ज्ञान बीते हुए युगों के अवशेषों और अभिलेखों पर आधारित है। यह खंड पाठकों को इतिहास को एक जीवंत क्षेत्र के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है, जो मानव कहानी को उसके सभी पक्षों में, सामान्य से लेकर असाधारण तक, फिर से बनाता है। लोग कहाँ रहते थे शीर्षक वाला खंड भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां प्रारंभिक मानव बस्तियां और गतिविधियां हुई। यह नर्मदा नदी के किनारे मानव बस्ती की लंबी उम्र पर प्रकाश डालता है, जहां लोग कई लाख वर्षों से रह रहे हैं। ये शुरुआती निवासी कुशल संग्रहकर्ता थे, जिन्हें आसपास के जंगलों का व्यापक ज्ञान था और वे अपनी आजीविका के लिए शिकार और वन उत्पादों पर निर्भर थे।
यह दस्तावेज उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का भी उल्लेख करता है, जहां लगभग 8000 साल पहले कुछ शुरुआती कृषि गतिविधियां शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खानाबदोश जीवन शैली से स्थायी कृषि समुदायों में बदलाव का प्रतीक है। गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती और भेड़, बकरी और मवेशी जैसे जानवरों के पालन ने प्रारंभिक ग्रामीण जीवन के विकास का संकेत दिया। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों और मध्य भारत के विंध्यों को अन्य क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया गया है, जहां कृषि का विकास हुआ। इन विशिष्ट स्थानों का उल्लेख हमें उपमहाद्वीप में कृषि प्रथाओं के प्रसार को समझने में मदद करता है। इसके अलावा दस्तावेज सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का विवरण देता है, जहां लगभग 4700 साल पहले के कुछ शुरुआती शहर फले फूले। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इन क्षेत्रों का शहरीकरण मानव समाज में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है, जिसमें जटिल शहरी केंद्रों का विकास शामिल है। यह खंड गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का भी उल्लेख करता है, जहां लगभग 2500 साल पहले मगध का शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ था। बिहार राज्य में स्थित यह क्षेत्र अपने प्रभावशाली शासकों के लिए जाना जाता था, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया जो राजनीतिक संरचनाओं और राज्य के गठन के उदय का प्रतीक है। संक्षेप में, लोग कहाँ रहते थे? खंड भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जहां शुरुआती मानव बसे थे, जो शिकार और संग्रह से लेकर कृषि तक के विकास और शहरों और राज्यों के उदय पर प्रकाश डालता है। यह मानव अनुभवों की विविधता और उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में जटिल समाजों के विकास पर प्रकाश डालता है। दस्तावेज में सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव इतिहास के एक निर्णायक मोड़ को दर्शाता है, खानाबदोश जीवन शैली से स्थायी कृषि समुदायों तक का बदलाव। लगभग 8000 साल पहले हुआ यह बदलाव मानव समाज में सबसे बड़े बदलावों में से एक का प्रतीक है, कृषि की शुरुआत। इस विकास से पहले मानव समूह मुख्य रूप से शिकारी संग्रह करता थे, भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते थे। सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में, जैसा कि प्रमाणित है, पौधों और जानवरों के पालतू होने से इन समूहों को स्थायी बस्तियां स्थापित करने की अनुमति मिली। गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती एक विश्वसनीय खाद्य स्रोत प्रदान करती थी, जो पूरे वर्ष एक समुदाय को बनाए रख सकती थी। इस स्थिरता के कारण प्रारंभिक ग्रामीण जीवन का विकास हुआ, जहां लोग घर बना सकते थे, नई तकनीकों का विकास कर सकते थे और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं बना सकते थे। भेड़, बकरी और मवेशी जैसे जानवरों को पालतू बनाने से मांस, दूध तथा ऊन और चमड़े जैसी सामग्रियों की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करके मानव जीवन और समृद्ध हुआ। ये जानवर कृषि कार्यों के अभिन्न अंग बन गए, जो खेतों की जुताई और माल के परिवहन जैसे कार्यों में मदद करते थे। कृषि और ग्रामीण जीवन में इस बदलाव के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इसने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया क्योंकि खाद्य उत्पादन बड़े समुदायों का समर्थन करने में सक्षम था। इसने नए शिल्प और व्यवसायों के विकास को भी जन्म दिया क्योंकि लोगों के पास भोजन प्राप्त करने के अलावा अन्य गतिविधियों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अधिक समय था। इसके अलावा इन कृषि समुदायों में उत्पादित अतिरिक्त भोजन ने व्यापार और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के उद्भव के लिए आधार तैयार किया। संक्षेप में, सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में प्रारंभिक कृषि गतिविधियां केवल फसल उगाने और पशुओं को पालने के बारे में नहीं थीं, वे नींव थे जिन पर सभ्यताओं का निर्माण हुआ। स्थायी कृषि समुदायों के विकास ने शहरों के उदय, राज्यों के गठन और जटिल समाजों के निर्माण को बढ़ावा दिया। यह मानव सरलता और अनुकूलन क्षमता का एक प्रमाण है और यह उन भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकों के महत्व को रेखांकित करता है जिन्होंने मानव इतिहास को आकार दिया है। देश के नाम शीर्षक वाला यह खंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन नामों की व्युत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ में जाता है जिनके द्वारा भारत को जाना जाता है, इंडिया और भारत। इन नामों की उत्पत्ति को समझना देश की अन्य सभ्यताओं के साथ उसके समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों और साथ ही साथ उसके अपने आंतरिक विकास की एक गहरी समझ प्रदान करता है। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु के रूप में जाना जाता था। एक प्रमुख नदी के साथ यह संबंध सभ्यताओं के विकास में जल निकायों के महत्व का प्रतीक है। फारसियों और यूनानियों, जिन्होंने लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम के माध्यम से उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था, ने सिंधु नदी से मुलाकात की और इसे हिंदोस या इंडोस कहा। इसके परिणामस्वरूप नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया के नाम से जाना जाने लगा।
यह इस क्षेत्र की पहचान को आकार देने में विदेशी दृष्टिकोणों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। दूसरी ओर भारत नाम की स्वदेशी जड़ें हैं और इसका इस्तेमाल शुरू में ऋग्वेद में वर्णित लोगों के एक समूह को संदर्भित करने के लिए किया गया था, जो लगभग 3500 साल पहले का सबसे पुराना संस्कृत साहित्यिक कृति है। समय के साथ भारत शब्द विकसित होकर संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने लगा। यह नाम भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर आंतरिक सांस्कृतिक और भाषाई विकास को दर्शाता है। इस खंड का महत्व इस बात में निहित है कि कैसे भारत की पहचान को बाहरी प्रभावों और स्वदेशी परंपराओं दोनों द्वारा आकार दिया गया है। यह उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकीकरण के लंबे इतिहास को रेखांकित करता है, जिसने इसकी विविध विरासत में योगदान दिया है। इंडिया और भारत नाम केवल लेबल नहीं हैं, बल्कि भूमि और उसके लोगों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को समाहित करते हैं। इन नामों को समझने से हम भारत के अतीत की गहराई और जटिलता के साथ साथ इतिहास को दर्ज करने और याद रखने के असंख्य तरीकों की सराहना कर सकते हैं। अतीत का पता लगाना शीर्षक वाला खंड दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह इस मूलभूत प्रश्न को संबोधित करता है कि हम स्मृति से बहुत पहले घटित घटनाओं को कैसे समझ और पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यह खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन विभिन्न तरीकों और स्रोतों की रूपरेखा तैयार करता है जिनका उपयोग इतिहासकार और पुरातत्वविद मानव इतिहास की कथा को एक साथ जोड़ने के लिए करते हैं। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, पांडुलिपियां वास्तव में अतीत को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों में से एक हैं। ये हस्तलिखित ग्रंथ सदियों पहले के लोगों के जीवन और दिमाग के लिए एक सीधा मार्ग हैं। ताड़ के पत्तों या संटी की छाल जैसी सामग्रियों पर सावधानी पूर्वक तैयार की गई पांडुलिपियों ने समय की मार को झेला है, जो हमें ऐतिहासिक काल की एक झलक प्रदान करती हैं, जो अन्यथा रहस्य में डूबी रहती। इन पांडुलिपियों का अस्तित्व, जिन्हें अक्सर मंदिरों और मठों में संरक्षित किया जाता है, उनके मूल्य और उस सम्मान का प्रमाण है जिसके साथ वे रखे गए थे। इनमें ज्ञान और मानव अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उदाहरण के लिए, धार्मिक पांडुलिपियां न केवल उस समय के धार्मिक ढांचे और आध्यात्मिक दर्शन का विवरण देती हैं, बल्कि उन परंपराओं और प्रथाओं पर भी प्रकाश डालती हैं जो व्यक्तियों और समुदायों के दैनिक जीवन को आकार देती हैं। अतीत की वैज्ञानिक पांडुलिपियां विशेष रूप से ज्ञानवर्धक हो सकती हैं, जो उस युग के विद्वानों द्वारा उपयोग की जाने वाली समझ के स्तर और कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन ग्रंथों में अक्सर प्राकृतिक दुनिया, गणितीय गणना, चिकित्सा ग्रंथ और यहाँ तक कि प्रारंभिक तकनीकी नवाचारों पर अवलोकन शामिल होते हैं। धर्म और विज्ञान के दायरे से परे, पांडुलिपियां महाकाव्यों, कविताओं और नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के सार को भी पकड़ लेती हैं। संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखे गए ये साहित्यिक कार्य भाषाई परंपराओं की विविधता और कहानी कहने और काव्य कल्पना की समृद्धि को दर्शाते हैं। पांडुलिपियों का मूल्य इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि वे उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जो उस समय रहते थे। यह प्रत्यक्ष वर्णन इतिहासकारों को ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों की अधिक प्रामाणिक और सूक्ष्म समझ प्राप्त करने की अनुमति देता है। अभिजात वर्ग और आम लोगों दोनों के दृष्टिकोणों को प्रलेखित किया गया है, जो अतीत का अधिक लोकतांत्रिक और व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करता है। संक्षेप में, पांडुलिपियां सूचनाओं का खजाना हैं जो हमें अतीत को विस्तार और प्रामाणिकता के स्तर के साथ फिर से बनाने में सक्षम बनाती हैं, जो केवल माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से असंभव होगा। वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो मानव समाजों की जटिलताओं और समय के साथ हमारे सामूहिक ज्ञान और विश्वासों के विकास को समझना चाहते हैं। वास्तव में शिलालेख ऐतिहासिक डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो अतीत के स्थायी रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं। पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर ये लेखन आमतौर पर शासकों द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं, विशेष रूप से युद्ध में जीत का दस्तावेजीकरण करने और अपनी प्रजा के लिए आदेश जारी करने के लिए उपयोग किए जाते थे। शिलालेखों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का स्थायित्व इस बात का प्रमाण है कि ये संदेश हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं और अक्सर उन सभ्यताओं से भी अधिक समय तक टिके रहते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। शिलालेख बनाने का चलन केवल रिकॉर्ड रखने के लिए ही नहीं था, यह शासकों के लिए अपने अधिकार को संप्रेषित करने और अपनी विरासत को सुनिश्चित करने के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण था। अपनी उपलब्धियों और कानूनों को पत्थर या धातु में अंकित करके वे सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थायी उपस्थिति बना सकते थे जो गुजरने वालों के लिए दृश्यमान होगा।
यह दृश्यता शासक की शक्ति और उस समय के सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। शिलालेख विभिन्न अवधियों के दौरान उपयोग की जाने वाली भाषाओं और लिपियों का भी स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिससे भाषाविदों और इतिहासकारों को भाषा और लेखन प्रणालियों के विकास का पता लगाने का साधन मिलता है। उदाहरण के लिए कंधार में पाए गए अशोक शिलालेख, जो लगभग 2250 साल पहले के हैं, ग्रीक और अरामी में लिखे गए थे, जो अशोक के शासन के तहत इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को दर्शाते हैं। इसके अलावा शिलालेख प्राचीन समाजों की धार्मिक प्रथाओं, आर्थिक प्रणालियों और सामाजिक पदानुक्रमों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इनमें कभी कभी धार्मिक अनुष्ठानों, मंदिरों को दिए गए दानों की सूची या कानूनी विवादों के परिणामों का विस्तृत विवरण शामिल होता है। ये विवरण समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों के दैनिक जीवन के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हैं, न कि केवल सत्ताधारी अभिजात वर्ग के। शिलालेखों की स्थायित्व का अर्थ यह भी है कि वे अन्य ऐतिहासिक स्रोतों जैसे पांडुलिपियों के खिलाफ एक जांच के रूप में काम कर सकते हैं, जो समय के साथ नकल की त्रुटियों या जानबूझकर परिवर्तनों के अधीन हो सकते हैं। इसके विपरीत शिलालेख अपने मूल रूप में स्थिर होते हैं, जो इतिहासकारों को अन्य अभिलेखों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए एक विश्वसनीय बेंचमार्क प्रदान करते हैं। संक्षेप में, शिलालेख ऐतिहासिक शोध के आधारशिला हैं, जो अतीत से एक मूर्त संबंध प्रदान करते हैं। वे अतीत से एक मूर्त संबंध प्रदान करते हैं। वे ऐतिहासिक सभ्यताओं, उनकी संस्कृतियों और एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का खजाना प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक पूछताछ के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में पुरातत्व उन अवधियों के लोगों के जीवन के लिए एक मूर्त संबंध प्रदान करता है, जहां लिखित अभिलेख मौजूद नहीं हो सकते हैं या दुर्लभ हैं। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए भौतिक अवशेष, प्राचीन इमारतों के खंडहरों से लेकर सबसे सांसारिक घरेलू सामानों तक मानव इतिहास के एक गैरमौखिक आख्यान के रूप में काम करते हैं। जब पुरातत्वविद स्थलों की खुदाई करते हैं, तो वे पत्थर और ईंट से बने भवनों के लेआउट और संरचना का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हैं। ये संरचनाएं उन समाजों की स्थापत्य शैली, तकनीकी क्षमताओं और यहाँ तक कि सामाजिक पदानुक्रमों के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं, जिन्होंने उनका निर्माण किया था। उदाहरण के लिए, किसी भवन का आकार और जटिलता उसके रहने वालों या उसे बनाने वाले समुदाय के धन और महत्व का संकेत दे सकती है। पुरातात्विक स्थलों पर पाए जाने वाले उपकरण और मिट्टी के बर्तन पिछले समाजों की तकनीकी प्रगति और दैनिक गतिविधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। औजारों की सामग्री और शिल्पकारी हमें उन लोगों के व्यवसायों के बारे में बता सकती है, जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया था, चाहे वे किसान, कारीगर या शिकारी हों। मिट्टी के बर्तन, जो अक्सर बहुतायत में पाए जाते हैं, संस्कृति की पाक आदतों और कलात्मक अभिव्यक्तियों के बारे में हमें सूचित कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यापार प्रथाओं की भी जानकारी दे सकते हैं, यदि मिट्टी के बर्तन कहीं और से आयात किए गए थे। सिक्के पुरातत्वविदों के लिए एक और महत्वपूर्ण खोज हैं। वे न केवल साइट को डेटिंग करने में मदद करते हैं, बल्कि उस समय की आर्थिक प्रणालियों, व्यापार नेटवर्क और राजनीतिक अधिकार के बारे में जानकारी भी देते हैं। सिक्कों पर चित्र और शिलालेख शासकों की पहचान, उनकी विचारधाराओं और उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं को प्रकट कर सकते हैं। जानवरों की हड्डियों और पौधों के अवशेषों का अध्ययन, जिसे अक्सर जैव पुरातत्व के रूप में जाना जाता है, प्राचीन समुदायों के आहार और कृषि पद्धतियों को समझने के लिए एक सीधी रेखा प्रदान करता है। पाई जाने वाली जानवरों की हड्डियों के प्रकार बता सकते हैं कि किन प्रजातियों को पालतू बनाया गया था और भोजन, श्रम या अनुष्ठान के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। जले हुए बीज और अनाज हमें बता सकते हैं कि कौन सी फसलों की खेती की जाती थी, जिससे लोगों के कृषि ज्ञान और आहार संबंधी प्राथमिकताओं का पता चलता है। संक्षेप में, पुरातत्व हमें उनके द्वारा छोड़े गए भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण करके पिछले समाजों की एक व्यापक तस्वीर देता है। यह हमें उनकी तकनीक, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन के पहलुओं को फिर से बनाने की अनुमति देता है, जो सहस्राब्दियों तक फैले मानव अनुभव की एक झलक पेश करता है। भौतिक संस्कृति के सावधानी पूर्वक अध्ययन के माध्यम से पुरातत्वविद हमारे पूर्वजों की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं, जो हमारी साझा मानव विरासत की गहरी समझ प्रदान करते हैं। एक इतिहास या अनेक शीर्षक वाला यह खंड एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर प्रकाश डालता है। यह इतिहास को एक अखंड इकाई के रूप में देखने के पारंपरिक विचार को चुनौती देता है।
इसके बजाय इतिहास को विभिन्न समूहों के विविध अनुभवों के संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अवधारणा अतीत की जटिलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वीकार करती है कि विभिन्न लोगों ने इतिहास को अपने अनूठे तरीकों से अनुभव किया। हमारे अतीत शीर्षक में बहुवचन रूप इस बात पर जोर देने के लिए एक सोचा समझा निर्णय है कि इतिहास एक नहीं बल्कि कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समूहों की कहानियों का संग्रह है। उदाहरण के लिए, पशुपालकों और किसानों का जीवन राजाओं रानियों से बिल्कुल अलग था। जहां शासकों का ध्यान शासन व्यवस्था, विजय और राजनीति पर होता था, वहीं पशुपालक और किसान खेतीबाड़ी के चक्रों और स्थानीय सामुदायिक मामलों में लगे होते थे। इसी तरह व्यापारियों और शिल्पकारों के अलग अलग अनुभव थे। व्यापारी व्यापार, यात्रा और अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क में थे, जबकि शिल्पकार अपनी कला के विकास, वस्तुओं के निर्माण और अपने समाज के आर्थिक एवं कलात्मक क्षेत्र में योगदान दे रहे थे। यह खंड यह भी दर्शाता है कि अतीत के बारे में हमारी समझ उन अभिलेखों से बनी है जो आज तक बचे हैं। अक्सर राजा रानियों ने अपने जीवन के बारे में शिलालेखों और स्मारकों के रूप में भव्य दस्तावेज छोड़े हैं, जो अक्सर ऐतिहासिक विवरणों में हावी रहते हैं। आम लोगों जैसे शिकारियों, संग्राहकों और किसानों का जीवन कम प्रलेखित है, क्योंकि वे आमतौर पर लिखित अभिलेख नहीं छोड़ते थे। इसीलिए इन कम दिखाई देने वाले दृष्टिकोणों को समझने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अतीत की एक संपूर्ण तस्वीर बनाने में मदद करता है। विगत अनुभवों की बहुलता को स्वीकार करते हुए यह खंड पाठकों को मानव इतिहास की समृद्ध बुनावट को समझने के लिए आमंत्रित करता है। यह दिखाता है कि इतिहास केवल प्रभावशाली लोगों के प्रलेखित विवरणों से अधिक है, यह कई अलग अलग दृष्टिकोणों की कहानियों का निर्माण है। यह हमें इतिहास की खोज के एक अधिक समावेशी तरीके के लिए प्रोत्साहित करता है, एक ऐसा तरीका जो मानवता के साझा इतिहास को आकार देने में योगदान करने वाले हर व्यक्ति के विविध अनुभवों को समझने की कोशिश करता है। तारीखों का क्या अर्थ है? यह खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहास और दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले कालानुक्रमिक ढांचे, क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क की बुनियादी समझ प्रदान करता है। इसमें घटनाओं की तारीख तय करने की उस विधि की व्याख्या की गई है जो पूरी दुनिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रणाली का आधार है। इस प्रणाली में यीशु मसीह का जन्म एक संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दस्तावेज में उल्लेखित वर्ष 2000 पाठक के लिए एक संदर्भ बिंदु है जो यह बताता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद का समय है। साल गिनने की यह प्रणाली इतिहास की घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने के हमारे तरीके के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से हम घटनाओं को क्रम से लगा सकते हैं और एक समय से दूसरे समय तक के काल प्रवाह को समझ सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीखों के लिए ईसा पूर्व BC का प्रयोग एक सतत समयरेखा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आम युग कॉमन एरा से पहले की घटनाओं को भी शामिल करती है। यह प्राचीन घटनाओं और सभ्यताओं को एक स्पष्ट समय सीमा के भीतर रखने में मदद करता है। यह खंड में वैकल्पिक शब्दों जैसे CE सामान्य युग कॉमन एरा और BCE सामान्य युग से पहले बिफोर कॉमन एरा के उपयोग को भी स्पष्ट करता है, जो क्रमशः AD, एनो डोमिनी, आन्नो डोमिनी और ईसा पूर्व के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। ये शब्द अधिक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी हैं। इनका इस्तेमाल एक वैश्वीकृत तरीके को दर्शाता है जो विशेष रूप से ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। लगभग 200 साल पहले भारत में इस प्रणाली को अपनाना देश के एक विश्वव्यापी प्रणाली के साथ एकीकरण का प्रतीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संचार और इतिहास के अध्ययन को आसान बनाती है। इसके अलावा यह खंड BP वर्तमान से पहले बिफोर प्रेजेंट शब्द के बारे में भी बताता है, जो समय को व्यक्त करने का एक और तरीका है। इसका उपयोग अक्सर भूविज्ञान और पुरातत्व जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है। संक्षेप में, तारीखों का क्या अर्थ है? यह खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाठक को तारीख तय करने की उन परंपराओं के बारे में बताता है जो ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम को समझने के लिए आवश्यक हैं। यह खंड पूरे दस्तावेज की नींव रखता है, जिसमें विभिन्न समयों की घटनाओं और विकासों के बारे में बात की जाती है। ये सारी घटनाएं सही समय पर घटित हुई हैं और इस खंड में पाठक को इसे समझाने के लिए जानकारी दी गई है। समय की इस प्रणाली को समझना इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें समय के विशाल विस्तार में घटनाओं की प्रगति और संबंध को समझने में मदद करता है। निष्कर्ष:
यह अध्याय इतिहास के अध्ययन के लिए एक व्यापक परिचय प्रदान करता है। इसमें हम उन विभिन्न तरीकों और स्रोतों के बारे में जान पाते हैं जिनके माध्यम से हम अपने अतीत के बहुआयामी रूप को उजागर कर सकते हैं। अध्याय की शुरुआत रशीदा के सवाल से होती है, जो सुदूर अतीत के बारे में सहज मानवीय जिज्ञासा को दर्शाता है। इसमें यह जानने की इच्छा दिखती है कि हम अलग अलग कालखंडों के बीच संबंध कैसे जान सकते हैं और उन घटनाओं को कैसे समझ सकते हैं जो हमारे समय से बहुत पहले घटित हुई हैं। हम सीखते हैं कि इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत के पुनर्निर्माण के लिए जिन प्राथमिक स्रोतों पर भरोसा करते हैं वे हस्तलिपियां, शिलालेख और पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ताड़ के पत्तों और बर्च की छाल जैसी सामग्रियों पर हाथ से लिखी गई हस्तलिपियां हमें प्राचीन समाजों के धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी देती हैं। कठोर सतहों पर उकेरे गए शिलालेख हमें शाही आदेशों, जीत और दैनिक गतिविधियों के स्थायी अभिलेख प्रदान करते हैं। इमारतों, औजारों, मिट्टी के बर्तनों और सिक्कों सहित पुरातात्विक खोजें विभिन्न युगों के लोगों की भौतिक संस्कृति और जीवन शैली को प्रकट करती हैं। इस अध्याय में ऐतिहासिक अनुभवों की विविधता पर भी जोर दिया गया है। यह माना गया है कि इतिहास कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि विभिन्न वर्गों जैसे शिकारी, संग्रहकर्ता, किसान, शासक और व्यापारी की कहानियों का संग्रह है। यह इन समूहों के जीवन के अंतर के साथ साथ उन कारणों पर प्रकाश डालता है कि क्यों आम तौर पर पुरुष और महिलाएं अपने कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे, उन शासकों के विपरीत जिन्होंने अपनी जीत और शासन की कहानियां लिपिबद्ध की। विभिन्न क्षेत्रों की खोज और कृषि और प्रारंभिक शहरों के विकास के माध्यम से यह अध्याय मानव समाजों की गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रकृति का चित्रण करता है। यह ईसा पूर्व AD, CE और BCE जैसी डेटिंग प्रणालियों के महत्व को रेखांकित करता है, जो ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक मानकीकृत कालानुक्रमिक ढांचा प्रदान करती हैं। संक्षेप में, यह अध्याय इतिहास के विषय को समझने के लिए आधार तैयार करता है और पाठकों को खोज की यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करता है। यह इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उन जासूसों के रूप में चित्रित करता है जो अतीत के सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और मानव अस्तित्व की समृद्ध बुनावट के बारे में जानने की ललक पैदा करते हैं जो आज के समय तक पहुंची है।